पेट से। लव करती हो तुम हमसे? हाँ। झूठ बोल रही हो तुम हमसे। दोस्तों, हाल ही में मैंने मिर्जापुर सीजन 3 देखी है, जो कि मिर्जापुर सीरीज की तीसरी पार्ट है। IMDb पर इस सीरीज को 8.5 आउट ऑफ 10 मिला है एंड रॉटन टोमेटो पर इट्स स्टिल अंडर प्रोसेस एज ये सीरीज जस्ट कुछ टाइम पहले रिलीज हुई है। तो आज के इस वीडियो में हम सीजन 3 की कहानी को जानेंगे और इसके एंडिंग को डिस्कस करेंगे कि अब आगे क्या हो सकता है कहानी में। अब इससे पहले मैं वीडियो को शुरू करूं, आप सबसे एक रिक्वेस्ट कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। एंड विद दैट सेड, let's roll the intro. तो सीरीज के पहले एपिसोड में हमें थोड़ा सा फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि पहले और दूसरे सीजन में क्या हुआ है अब तक। जो लोग ऑलरेडी मिर्जापुर की स्टोरी जानते हैं वो स्टोरी को थोड़ा सा आगे फॉरवर्ड कर सकते हैं, और जो नहीं जानते उनके लिए एक वेरी शॉर्ट रिकैप। मुन्ना त्रिपाठी अकनन त्रिपाठी के बेटे हैं, जो कि मीडिया की नज़र में तो एक बिजनेसमैन है, बट इन रियलिटी होते हैं एक गुंडा, एक माफिया जो कि अफीम का बिजनेस करते हैं, और देखा जाए तो सभी माफियाज का लीडर भी हैं। अब गुंडा का बेटा तो गुंडाई करेगा ही, इसलिए मुन्ना त्रिपाठी भी निकल जाते हैं अपनी पहचान बनाने, अपनी धौस जमाने, और इन सब में वो बहुतों को मारते हैं। तो वहीं अखनन त्रिपाठी अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए अपने साथ काम करने के लिए गुड्डू पंडित को ऑफर देते हैं, जो कि एक वकील के बेटे होते हैं, जो कि उन्हें एक बाप होने के नाते इन सब से दूर रहने के लिए कहते हैं। पर गुड्डू पंडित तो भैया करते हैं अपने मन की। तो वहीं छोटे छोटे और भी माफियाज होते हैं जो कि मिर्जापुर को पाने के लिए अपनी ताकत बढ़ाने का सोचते हैं, जिनमें से कुछ त्रिपाठियों के साथ आगे बढ़ते हैं तो वहीं कुछ पंडितों के साथ, जिससे होती है एक गैंगवार। त्रिपाठी की तरफ से मुन्ना त्रिपाठी गुड्डू पंडित की वाइफ, उसके होने वाले बच्चे और उसके छोटे भाई को मार देता है, विच रिजल्ट्स इन वॉर। और ये वॉर खेली जाती है त्रिपाठियों और पंडितों के बीच, जिसके लिए गुड्डू पंडित अपनी ताकत बढ़ाता है, जिसके लिए वो ट्रेन करता है गजनामी गुप्ता को, जिसे हम शॉर्ट में गोलू कहेंगे। और इन्हीं के साथ गुड्डू पंडित और भी छोटे बड़े माफिया से हाथ मिलाता है ताकि उसकी ताकत बढ़े और त्रिपाठियों को वो पूरे मिर्जापुर से ही खत्म कर दे। तो वहीं अखनन त्रिपाठी भी गुड्डू पंडित को मारना चाहता है, और ऐसा करने के लिए मुन्ना और उसका चचेरा भाई शरद शुक्ला जाते हैं, जो कि गुड्डू को मार नहीं पाते। जिससे कहानी थोड़ी सी आगे बढ़ती है और मुन्ना की शादी होती है एक्स चीफ मिनिस्टर की वाइफ माधुरी यादव से, जो कि एक पॉलिटिकल शादी होती है। आई मीन कि अपने फायदों के लिए शादी करना, जिससे होता यह है कि अखनन त्रिपाठी को पार्टी कैबिनेट का मेंबर बना लिया जाता है, और इन रिटर्न वो अपनी ताकत और पैसों के दम पर उनके पार्टी को और भी मजबूत कर देते हैं। यहाँ तक कि अपनी बहू यानी कि मुन्ना त्रिपाठी की वाइफ को बना देते हैं CM, जिन्हें वो अपने फायदों के लिए यूज करते हैं। तो वह गुड्डू पंडित भी ऐसा करने के लिए हाथ मिलाने की कोशिश करता है एक और माफिया से, जिसका नाम होता है देव दत्ता त्यागी उर्फ दद्दा, जिसे गुड्डू पंडित अपने साथ अफीम का धंधा करने के लिए कहते हैं ताकि उनकी भी ताकत बढ़े। दद्दा के यहाँ पर 2 बेटे होते हैं, जो कि उसके 2 इल्लीगल धंधों को संभालते हैं, जो कि छोटे बड़े के नाम से जाने जाते हैं, जिनमें से छोटे त्यागी पसंद करते हैं गोलू को, और जब दद्दा मना करते हैं कि अफीम के बिजनेस में वो हाथ नहीं डालेंगे, तो छोटे त्यागी के जरिए ही गोलू उसे अफीम का धंधा करने के लिए मना लेती है। जिसके बारे में जब दद्दा को पता चलता है तो वो होते हैं गुस्सा, परिवार में होती है लड़ाई, और छोटे बड़े एक दूसरे पर गन तान कर हो जाते हैं खड़े। जिनमें से मरता कौन है ये तो पता नहीं चलता, पर दद्दा आवाज लगाते हैं बड़े को, जो कि उसके लाडले होते हैं, और जो होश में आता है वो भी छोटे कहकर रोने लगता है, मीन्स कि यहाँ पर छोटी की मौत हो गई है। साथ ही यहाँ पर गुड्डू पंडित के पापा भी अपने बेटे को रोकना चाह रहे होते हैं ताकि वो उसे उस दलदल से निकाल सके, जो कि अपने होने वाले दामाद रॉबिन को लगाते हैं गुड्डू के अगेंस्ट सबूत जुटाने के लिए, जो कि सारे सबूत लाकर देता है गुड्डू पंडित के पापा यानी कि अपने होने वाले ससुर को, जो कि उन सबूतों को ले जाकर देते हैं पुलिस को, जो कि गुड्डू पंडित को अरेस्ट करने की जगह सीधा उसका एनकाउंटर करने के लिए निकल जाते हैं अखनन त्रिपाठी के कहने पर, जिसे अपने बेटे को बचाने के लिए पंडित जी मार गिराते हैं SP मौर्य को, और उसे मारने के लिए वो कर देते हैं सरेंडर। तो वहीं सेकंड सीजन के एंड आते आते त्रिपाठियों के परिवार में आता है एक ब्रेकिंग एलिमेंट। अखनन त्रिपाठी बाप बन नहीं सकता, इसलिए वो अपनी वाइफ को अपने डैड के पास भेजता है, जो कि इतने बूढ़े होने के बाद भी कर लेते हैं।
मे बी ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीजन होगा बीना त्रिपाठी के लिए, जिससे वो गोलू पंडित की मदद करने लगती है त्रिपाठियों को मारने के लिए, जिससे गुड्डू पंडित अपनी गैंग की मदद से त्रिपाठियों का खात्मा करने के लिए निकल जाता है, विच रिजल्ट्स इन डेथ ऑफ मुन्ना त्रिपाठी, अखनंद त्रिपाठी, और अपने ससुर को तो बीना अपने हाथों से ही मारती है उसके कुकर्म के लिए। बट एक बात सेकेंड सीजन के एंड में हमें दिखाई जाती है कि शरद शुक्ला अखनंद त्रिपाठी को घायल अवस्था में वहां से लेकर भाग जाते हैं। और अब कहानी आगे। सीजन 3 के पहले एपिसोड में मुन्ना त्रिपाठी का अंतिम संस्कार करती है उसकी वाइफ माधुरी। रीजन ये कि त्रिपाठियों के खानदान से ऐसा कोई आदमी बचा नहीं होता जो कि चीता को आग दे सके। अखनंद त्रिपाठी की लाश नहीं मिली होती, शरद शुक्ला उसको कहां लेकर गया ये किसी को पता नहीं होता, तो मुन्ना की चिता को आग लगाएगा कौन सिवाय उसकी पत्नी के, जो कि सीएम होती है प्रदेश की। और अब अपने पति के मरने के बाद वो ना सिर्फ गुड्डू पंडित को मारना चाहती है बल्कि पूरे प्रदेश से ही माफिया राज खत्म करना चाहती है, जिनका लीडर होता है अभी के लिए गुड्डू पंडित। ऑफिशियली नहीं, अनऑफिशियली, आई मीन कि उसने मिर्जापुर के माफिया डॉन को मारा है तो उसकी जगह पर तो वही बैठेगा। बट ऐसा करने के लिए भी एक कैच होता है, आई मीन कि उसे ये साबित करना होगा सभी माफियाज के सामने कि उसने खुद अखनंद त्रिपाठी को मारा है, जिसके लिए चाहिए उसकी लाश, जो कि अभी इनके पास नहीं होती। इसलिए वो उसकी लाश को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं जहां भी उन्हें किसी के घायल होने की खबर मिलती है। और ऐसा करते करते गुड्डू पंडित के आदमी चले जाते हैं एक और माफिया के एरिया में, जहां पर इनके खबरी को भी एक पर्सन देख लेता है और जिसके बारे में वो खबरी इन्हें इन्फॉर्म करता है वो अखनंद त्रिपाठी होता भी नहीं। जिससे होता यह है कि ये निराश होकर वापस आने लगते हैं, पर वहां पर बिना पूछे आने के लिए उस इलाके का माफिया उनका रास्ता जरूर रुकता है और उन्हें डराने के लिए या फिर धमकाने के लिए कहो, वो उस इंसान की गर्दन काट देता है जो कि उनका खबरी बना था। और सेम यही चीज वो उनके साथ भी करने की धमकी देता है अगर वो फिर से वहां पर बिना उसके परमिशन के आए तो। हालांकि गुड्डू पंडित ने अपने आप को मिर्जापुर का किंग घोषित कर दिया होता है, मींस कि कोई भी माफिया लीडर उनके रास्ते में नहीं आएगा या फिर उसके आदमियों को नहीं रोकेगा। बट उसके बावजूद भी कुछ माफियाज उसे अपना लीडर नहीं मानते, क्योंकि उसने अभी तक अखनंद त्रिपाठी की लाश सबके सामने नहीं लाई होती। और उन्हीं ना मानने वाले माफियाज में से एक ये भी होता है। अब इससे पहले मैं कहानी को आगे बढ़ाऊं, मैं ये बता दूं कि हर सीजन की तरह इस सीजन में भी 5 अलग अलग एंगल्स हैं, यानी कि 5 अलग अलग कहानियां जो कि एंड में आके मेन कहानी से जुड़ती है, जिससे कहानी थोड़ी सी लंबी हो सकती है इस वीडियो में। तो अगर वीडियो पसंद आए तो कमेंट करके बताना जरूर। अभी के लिए हम कहानी के दूसरे एलिमेंट पर फोकस करते हैं, जो कि है रमाकांत पंडित, जो कि एसपी मौर्य को मारने का सारा इल्जाम खुद पर लेकर सरेंडर करते हैं। पर विपक्ष यानी कि एसपी मौर्य की वाइफ का वकील इसे प्री प्लान मर्डर कहता है, जिसके लिए उन पर 302 और 353 के तहत सजा सुनाया जाना चाहिए, जिसके लिए वो फांसी की मांग करते हैं। तो वहीं पंडित जी के परिवार वाले उन्हें कोर्ट में भी समझाने की कोशिश करते हैं कि वो अपना केस लड़े, क्योंकि वो एक वकील होने के नाते ऐसा कर सकते हैं, जो कि उनके बार बार समझाने पर जज से निवेदन करते हैं कि उन पर 302 के तहत कार्रवाई ना करी जाए, जिससे जज उन्हें पुलिस कस्टडी में भेज देते हैं, यानी कि फैसला आने तक वो जेल में ही रहेंगे। जहां पर जब इन्हें लेकर जाया जाता है तो रास्ते में आता है गुड्डू पंडित यानी कि उनके बेटे, और वो उन्हें मनाने की कोशिश करते हैं कि वो जेल ना जाए, उनकी जगह पर कोई और चला जाएगा क्योंकि जेल सेफ नहीं है। और अगर आप सोच रहे होंगे कि पुलिस ने गुड्डू पंडित को रोका क्यों नहीं, उसने तो सीएम के पति को मारा है, तो बात ऐसी है कि मिर्जापुर की हालत है खराब, वहां पर कानून व्यवस्था जैसा कुछ नहीं है। पुलिस वर्दी पहनकर सरकारी नौकरी जरूर करती है पर काम करते हैं माफियाओं के लिए। और अब तो गुड्डू पंडित सभी माफियाओं का लीडर है, यानी कि मिर्जापुर का किंग है, तो उसे रोकेगा ही कौन। पर यहाँ पर रमाकांत नहीं मानते, वो एक तरह से अपने बेटे से नाराज होते हैं कि वो गलत राह पर निकला है और इसलिए वो उसकी एक भी बात नहीं सुनते, जिससे जेल में एंट्री होती है रमाकांत की। और यहाँ पर हर वो क्रिमिनल उसे देखता है जिसको उन्होंने जाने अनजाने में अंदर करवाया होता है। बट उन सब से बड़े यहाँ पर 2 क्रिमिनल्स होते हैं जेल में, जिनमें से ये लंबी दाढ़ी वाला एक माफिया बॉस होता है जिसे सब लाला के नाम से जानते हैं। ये पर्सन अफीम का व्यापारी होता है जिसका धंधा जेल में भी चलता है, और जो भी अफीम के धंधे में हाथ डालता है उन्हें ले देकर सीधा लाला के पास ही आना पड़ता है अपना माल बिचवाने के लिए। जिनमें से एक गुड्डू पंडित का गैंग भी होता है और त्रिपाठियों का गैंग भी। एक तरह से कह सकते हैं कि ये पर्सन दुकानदार है जिसके जरिए सभी सप्लायर्स अपना अपना माल बेचना चाहते हैं इलीगली। तो वहीं दूसरा खतरनाक इंसान जो उस जेल में होता है उसे सब चाकूबाज नरभक्षी कहते हैं, क्योंकि उसने 6 लोगों को जिंदा काट दिया था।
यहाँ तक कि जेल में भी उसने बहुतों को मारा होता है, जिनमें से मरने वाले मोस्टली पेशे से वकील थे। इसलिए सब यहाँ पर रमाकांत को उससे दूर रहने के लिए कहते हैं, क्योंकि वो पर्सन उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगा। और जेल में ऐसा सिचुएशन आता भी है जब वो पर्सन सीधा रमाकांत की तरफ बढ़ता है, पर वो रमाकांत को नहीं बल्कि एक दूसरे पर्सन को मारता है जो कि उस पर हमला करने के लिए आया था, जिससे हमें इसकी कहानी जानने को मिलती है कि उसने उन 6 लोगों को मारा क्यों। दरअसल उसकी 9 साल की एक बेटी होती है जिसके साथ उसके मालिक का बेटा गलत करता है। जब वो इस बात की शिकायत अपने मालिक से करता है तो वो अपने आदमी भिजवाकर उसकी बेटी को जिंदा ही जला देता है, जिसके लिए ये पहले पुलिस के पास जाता है मदद मांगने के लिए, पर पुलिस इसकी FIR नहीं लिखती। इसलिए ये वकील के पास जाता है मदद मांगने के लिए, पर उससे भी वो लोग खरीद लेते हैं। सो लास्टली उसने अपने आप से मदद मांगी और गंडासा लेकर काट दिया सबको। क्या उसने कुछ गलत किया बताओ? बट अब उसे मदद चाहिए। मदद इसलिए कि अगर वो उस जेल से बाहर नहीं गया तो वो लोग उसके बीवी बच्चों के साथ भी यही करेंगे। जो इंसान जेल में मारने के लिए उसके लिए आदमी भेज सकता है, वो बाहर उसके परिवार के साथ क्या कुछ नहीं कर सकता। इसलिए ये रमाकांत से रिक्वेस्ट करता है कि वो उसके लिए एक मर्सी पिटीशन फाइल करे। नाउ जो थर्ड एंगल है इस पूरी सीरीज का, वो फोकस करता है प्रशासन पर, यानी कि माधुरी यादव पर, CM साहिबा। इनका स्टार्ट से ये सपना होता है कि वो अपने डैड के सपने को पूरा करें, प्रदेश को भय मुक्त राज्य बनाने के लिए। और ऐसा करने के लिए उन्हें सबसे पहले मारना होगा गुड्डू पंडित को और खत्म करना होगा मिर्जापुर की गद्दी के खेल को, जो कि इनके लिए आसान नहीं होगा, क्योंकि गुड्डू पंडित को मारने के लिए वो भले ही त्रिपाठियों की मदद ले लें, जैसे कि शरद शुक्ला जो कि गुड्डू पंडित को मारना चाहता है, बट मिर्जापुर की गद्दी पर तो वो खुद बैठना चाहता है। तो आखिर भय मुक्त प्रदेश बनेगा कैसे? साथ ही इनके कैबिनेट के जितने भी मंत्री होते हैं वो सब के सब किसी न किसी गैंग के, किसी न किसी माफिया के प्रतिनिधि होते हैं, जो कि उनके लिए काम करते हैं, ना कि सरकार के और लोगों के लिए। तो आखिर ऐसे बिकाऊ मंत्रियों के होते हुए वो अपना भय मुक्त प्रदेश कैसे बना पाएंगे? CM को अब तक सभी नचाते आ रहे होते हैं अपने इशारों पर, लेकिन अब उसे कोई नचाने वाला नहीं होता, क्योंकि त्रिपाठियों के खानदान से हर वो इंसान मर चुका होता है जो कि उसे हुक्म दे रहा होता है, जैसे कि मुन्ना त्रिपाठी और माधुरी का ससुर अखनंद त्रिपाठी, जो कि उसे अपने इशारों पर नचा रहे थे, अपने फायदों के लिए काम करवा रहे थे। लेकिन अब इसे नचाने वाला कोई नहीं होता और डरपोक तो ये बिल्कुल भी नहीं होती। इसलिए वो कुछ सख्त फैसले लेने के बारे में सोचती है, पर इस तरह से कि उनकी सरकार भी ना गिरे और उनका साथ जो दे रहे हैं वो उसका साथ छोड़े भी ना, जैसे कि त्रिपाठी परिवार से शरद शुक्ला। ये शरद शुक्ला दिमाग वाला इंसान होता है, चाणक्य टाइप। इसे जहाँ पे फायदा दिखता है ये उसी तरफ हो लेता है अपने फायदे के लिए। जैसे अखनंद त्रिपाठी को ये घायल अवस्था में लेकर इसलिए नहीं गया था कि ये उसकी जान बचा सके, ये तो उससे सख्त नफरत करता है और अपने डैड की मौत का बदला भी लेना चाहता है उससे। पर इसका फायदा देखो, अखनंद त्रिपाठी को सबसे छुपाने की वजह से अभी भी गुड्डू पंडित मिर्जापुर का किंग नहीं बना होता। मतलब अभी भी सभी माफियाज बात मानेंगे त्रिपाठियों की, मतलब उसकी, और अखनंद त्रिपाठी नहीं है तो उसकी जगह पर गद्दी पर बैठेगा कौन? उनके सपुत्र मुन्ना त्रिपाठी तो निपट लिए और जो शासन कर सकते हैं और जिसे धंधे के बारे में पता है वो खुद। और इसलिए मिर्जापुर की गद्दी पर वो अपनी दावेदारी ठोकता है कि अगला किंग वो बनेगा, जिससे बाकी सभी माफियाज भी उसका समर्थन करते हैं, जिससे गुड्डू पंडित और उसके बीच में होती है लड़ाई, जिसे बीच में आते हैं मुनव्वर नियाजी, एकमात्र ऐसा इंसान जिसका बिजनेस उन सभी माफियाज के बिजनेस से बड़ा होता है। और ये बैठक भी उसी के महल में होती है, जिससे वो गद्दी के 2 दावेदार घोषित करता है, जिनमें से एक होता है गुड्डू पंडित और दूसरा होता है शरद शुक्ला, जिन्हें ये आपस में तय करने के लिए कहता है कि वो खुद फैसला कर लें कि कौन गद्दी पर बैठेगा, पर बिना खून खराबे के, जिसके लिए वो उन्हें दशहरे तक का टाइम देता है। और सेम उसी चीज के लिए शरद शुक्ला जाता है माधुरी के पास, ये जानते हुए कि माधुरी मारना चाहती है गुड्डू को, और अगर गुड्डू मरा तो मिर्जापुर की गद्दी पर सिर्फ उसका अधिकार होगा। वैसे देखा जाए तो शरद शुक्ला माधुरी का देवर हुआ, पर ये तो अपने मकसद के लिए उसी पर ही लाइन मारने लगता है। ये सीरीज रिश्तों की गरिमा का कोई मान नहीं रखती, तो अगर कोई इसे देखना चाहता है तो भैया अकेले में ही देखियो। अभी के लिए माधुरी एज अ CM गुड्डू पंडित को मारने के लिए लगाती है IG दुबे को, जो कि ऐसा करने की कोशिश करते हैं अपने सबऑर्डिनेट्स के जरिए इन अ इलीगल वे।
इल्लीगली इसलिए क्योंकि इनके पास कोई भी सबूत नहीं होते कि गुड्डू पंडित ने ही मुन्ना त्रिपाठी को मारा है। गुड्डू पंडित तो भैया बस एक कारपेट व्यापारी है जिसे पुलिस ना तो अरेस्ट कर सकती है ना ही पूछताछ के लिए बुला सकती है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और सेम ऐसे ही सभी माफियाज भी करते हैं, दिखाते कुछ है और करते कुछ, और इसलिए पुलिस उन्हें सीधा मार नहीं सकती या फिर उन्हें अरेस्ट नहीं कर सकती। और सेम इसी वजह से गुड्डू पंडित को इल्लीगली मारा जा रहा होता है, जो कि ऐसा करने के लिए एक समारोह में जाते हैं जहां पर गुड्डू पंडित के आदमियों को तो वो एक एक करके मार देते हैं, पर गुड्डू पंडित बच जाता है। और इन सब में होता यह है कि गुड्डू पंडित धर लेता है आईजी दुबे को और उसके गन से शूट करके मार देता है एक लोकल हीरो को, ताकि सरकार पर सवाल उठे। वैसे गुड्डू पंडित जलता था उस लोकल हीरो से कि लोग उसे ज्यादा जानते हैं उसके कंपैरिजन में, और गुड्डू पंडित जो भी उथल पुथल मचाता है मिर्जापुर में वो सिर्फ नाम पाने के लिए करता है कि लोग उसे जाने। वो है अब मिर्जापुर का नया किंग। तो वहीं एक लोकल हीरो के मरने की वजह से सरकार को ना चाहते हुए भी सख्त कदम लेने पड़ते हैं। रीजन क्या? रीजन ये कि पुलिस की वजह से कई लोग मारे गए होते हैं, प्रशासन को तो जवाब देना ही पड़ेगा, जिसके लिए सीएम साहिबा घोषणा करती है कंपनसेशन की और उन सभी पुलिस ऑफिसर्स को तत्काल रूप से सस्पेंड करने का ऑर्डर देती है, जिनमें से एक आईजी दुबे भी होते हैं। अब एक ही एंगल को ज्यादा खींचना सही नहीं रहेगा, इसलिए हम कहानी के चौथे एंगल पर फोकस करते हैं, जो कि है गुड्डू पंडित और उसकी गैंग। गुड्डू पंडित ने अपने आप को मिर्जापुर का किंग घोषित तो कर दिया होता है, पर बना नहीं होता, क्योंकि किंग माने वो जिसका बिजनेस सबसे बड़ा हो, पूरे मिर्जापुर में फैला हुआ। और ऐसा करने के लिए इन्हें दो चीज चाहिए होती हैं। पहला, अफीम के धंधे पर पूरा कंट्रोल, और दूसरा, अखनंद त्रिपाठी उर्फ कालीन भैया की लाश, क्योंकि जब तक उसकी लाश नहीं मिलेगी तब तक वो मरा नहीं। जिसे ढूंढने के लिए गोलू निकल पड़ती है अपनी गैंग को लेकर। तो वहीं कालीन भैया अभी तक मरे नहीं होते, बल्कि किसी तरह से जिंदा होते हैं। शरद शुक्ला उसे जिस हालत पे लेकर आए थे उस हालत में किसी का बचना पॉसिबल तो नहीं होता, पर यहाँ पर अभी भी सांसें चल रही होती है, जो कि कोमा में भी जा सकते हैं डॉक्टर के हिसाब से। जो कि अगर ऐसा हुआ तो शरद शुक्ला का कोई भी फायदा नहीं होगा, क्योंकि वो उसके जरिए मिर्जापुर की गद्दी पर बैठना चाहता है, उसे बचाकर अपने घर में रखना नहीं। तो वहीं गुड्डू पंडित अपने घर में बीना त्रिपाठी को रखा होता है। बीना त्रिपाठी मतलब अखनंद त्रिपाठी की वाइफ। सबकी नजर में गुड्डू पंडित ने उसे वहां पर किडनैप करके रखा होता है, पर अंदर की बात तो ये होती है कि बीना की वजह से ही वो त्रिपाठियों का दी एंड करने में कामयाब रहे, और उसे अपने घर में रखकर वो प्रोटेक्शन दे रहे होते हैं, क्योंकि बीना त्रिपाठी भी अपने पति की लाश देखना चाहती है। और इनके हिसाब से अगर वो जिंदा है तो वो घर के ही किसी आदमी के पास होगा, मींस की शरद शुक्ला के पास। नाउ कहानी का जो आखिरी एंगल है वो है त्यागी परिवार, जो कि गुड्डू पंडित को नहीं बल्कि उसके लवर गजनामी गुप्ता उर्फ गोलू को मारना चाहती है, क्योंकि उसी की वजह से उनके घर के छोटे चिराग मारे गए। ना तो गोलू उसे अफीम के धंधा करने के लिए कहती और ना ही ये सब होता, और इसीलिए इन्हें चाहिए होता है बदला। पर गोलू को मारना मतलब अपना हाथ भट्टी में झोंक देना, क्योंकि गोलू को छूना मतलब गुड्डू पंडित से दुश्मनी मोल लेना, जो कि वो कर नहीं सकते। इसलिए त्यागी हाथ मिलाते हैं त्रिपाठियों से, यानी शरद शुक्ला के साथ, क्योंकि शरद मारना चाहता है गुड्डू पंडित को और ये मारना चाहता है गोलू को, जिसमें सबसे आगे होता है बड़ा त्यागी, छोटे त्यागी का भाई। और देखा जाए तो पलड़ा भारी यहाँ पर होता है अपोजिशन का, क्योंकि गुड्डू पंडित अपने गैंग के साथ अकेला होता है, तो वहीं उसे खत्म करने का सपना देखने वाले तीन, आई मीन सीएम माधुरी यादव, शरद शुक्ला और बड़ा त्यागी का पूरा गैंग। इसलिए गुड्डू पंडित बैठक बुलाता है सभी माफियाओं की। जो आएंगे वो उसके दोस्तों में गिने जाएंगे और जो नहीं आएंगे वो उसके दुश्मन। और ये फरमान सभी को भेजी जाती है, इंक्लूडिंग शरद शुक्ला, जो कि सभी माफियाओं को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करते हैं। मींस कि वो सब वहां पर आएंगे तो जरूर, पर साथ देंगे कालीन भैया की, यानी कि उसकी। पर ये बैठक गुड्डू पंडित के घर में नहीं होती, बल्कि मुनव्वर नियाजी के यहाँ होती है, जिसे हम बिचौलिया भी कह सकते हैं, क्योंकि जब दो गुटों में किसी बात को लेकर बहस छिड़ जाती है तो उन्हें शांत कराने का काम मुनव्वर नियाजी का ही होता है, जो कि ऐसा अपने फायदों के लिए करता है ताकि उनके धंधे को कोई भी बाहुबली नुकसान न पहुंचाए। नाउ यहाँ पर बहुत तूतू मैमे होती है, जिसे मुनव्वर नियाजी एक फैसला सुनाते हैं कि जब तक कालीन भैया की लाश नहीं मिल जाती तब तक मिर्जापुर की गद्दी पर कोई नहीं बैठेगा, और दशहरे के बाद ही इस बात का फैसला होगा कि मिर्जापुर पर राज किसका होगा। लेकिन जिस तरह से शरद शुक्ला अपना दावा ठोकते हैं गद्दी पर, उससे गोलू समझ जाती है कि कालीन भैया को यही कहीं पर छुपाई है, और उन्हीं के दम पर ये इतना अकड़ रहा है कि गद्दी उसे मिलनी चाहिए। और अगर शरद से इन्हें लड़ना है तो भैया इन्हें चाहिए होंगे
हथियार, और वो भी बहुत सारे, जिसके लिए खोली जाती है फैक्ट्री और हथियार बनाना शुरू। जिसके बाद गोलू हर जगह पर कालीन भैया को मारने के लिए ढूंढने लगती है, और जब इन्हें फाइनली कालीन का पता चलता है तो वहां पर होता है शूट आउट, जिससे हर तरफ से गोलियां चलती हैं, जिसमें से एक गोलू भी घायल हो जाती है, जिसे मारने वाला शरद नहीं बल्कि त्यागी होता है, बड़ा त्यागी, जो कि कालीन भैया की प्रोटेक्शन में होता है शरद के कहने पर ना तो गोलू की यहाँ पर लाश मिलती है और ना ही उसका पता चलता है कि उसका क्या हुआ। और 2-3 दिन तक जब गोलू वापस नहीं आती तो उसकी वजह से परेशान होता है गुड्डू पंडित, जिससे मिर्जापुर से सभी दिशा की ओर गाड़ियां निकलने लगती हैं गोलू को ढूंढने के लिए। और ये बात जब शरद को पता चलती है तो वो कालीन भैया को अपने घर ले जाते हैं उनकी सिक्योरिटी के लिए। वैसे कालीन भैया होश में आते ही शरद पर गन तान देते हैं कि उसने उसे बचाया क्यों, पर शरद उसे किसी तरह से कन्विंस कर लेता है कि वो उसके परिवार का हिस्सा है और मुसीबत आने पर परिवार को अपने परिवार का साथ देना चाहिए। सब कुछ भूल कर एक नई शुरुआत करते हैं, जबकि रियलिटी में तो ये उसके जरिए गद्दी पर बैठना चाहता है मिर्जापुर की, जिसके लिए उसका जिंदा रहना जरूरी है। एंड फॉर द सेम रीजन वो उसे अपने घर लेकर जाता है, जहाँ पर गुड्डू पंडित आ नहीं सकता। पर गुड्डू पंडित सीधा इसी के घर की तरफ जाता है, जिससे पूरा रेड अलर्ट वाला मामला बन जाता है कि अब तो गैंगवार होकर रहेगी। दोनों गैंग्स आमने सामने होते हैं और वो भी अपने अपने हथियार के साथ, जिसे घर में घुसने से पहले ही रोक देता है शरद। पर यहाँ पर गुड्डू कालीन को मारने के लिए नहीं बल्कि गोलू को ढूंढने के लिए आया होता है, जिसके गायब होने के बारे में तो शरद को पता तक नहीं होता। इसलिए गुड्डू उसे धमकी देकर निकल जाता है कि अगर गोलू को कुछ भी हुआ तो वो पूरे पूर्वांचल को जलाकर राख कर देगा। तो वही गोलू को किडनैप किए होते हैं बड़े त्यागी। रीजन होता है अपने भाई छोटे त्यागी का बदला, बट रियलिटी तो ये होती है कि वो खुद छोटा त्यागी होता है। उस दिन जो मरा था वो बड़ा त्यागी था, और वो इसे यहाँ पर जिंदा इसलिए लगा होता है क्योंकि वो अभी भी उससे प्यार करता है, और अगर वो उसे मारेगा भी तो वो तड़पा तड़पा कर ऐसा करेगा, स्लोली एंड पेनफुली। पर बड़े त्यागी के रूप में उसके लिए जीना भी किसी चैलेंज से कम नहीं होता। जैसे बड़े त्यागी के धंधे के बारे में उसे कोई आइडिया नहीं होता, जैसे कि शराब का धंधा। बड़े त्यागी की तरह जीना मतलब अपनी ही भाभी के साथ एक ही बिस्तर पर सोना, पर उससे दूर भी रहना बहुत चैलेंजिंग होता है उसके लिए। तो वही कहानी के दो और भी किरदार होते हैं जो कि अपना अपना रोल प्ले करते हैं। सीएम माधुरी अपने भय मुक्त प्रदेश के एजेंडा को आगे बढ़ाती है और आईजी दुबे को वापस लाती है फोर्स में, जो कि उन्हें लिस्ट देते हैं उन सभी कैबिनेट मेंबर्स की जो कि सीधा सीधा घूस लेते हैं सभी माफिया से। और उन सबको सबक सिखाने के लिए सबसे पहले माधुरी सभी पुलिस कर्मियों को इधर उधर भेजकर ट्रांसफर कर देती है, ताकि किसी भी बाहुबली को पुलिस का समर्थन न मिले। और रही बात मंत्रियों की, तो रक्षा मंत्री जयप्रकाश को तो सीधा इस्तीफा देने के लिए कह दिया जाता है अगर वो उसके खिलाफ जाएंगे तो। बात एकदम क्लियर होती है, चीफ मिनिस्टर वो है और जो उनके अगेंस्ट जाएगा और माफियाओं की मदद करेगा वो सीधा पार्टी से बाहर जाएंगे, जिसे बौखलाए हुए लोग कोशिश करते हैं माधुरी का नाम खराब करने के लिए। तो वहीं जेल के अंदर आता है एक कवि। होता यह है कि इसकी कविता एक नेता को पसंद नहीं आती तो ये उसे शायरी सुना देता है, और वो भी सीधी गाली गलौज वाली। इसलिए इसे भेज दिया जाता है कारागृह में, जहां पर इसकी मुलाकात होती है रमाकांत पंडित से। और अब हम रमाकांत पंडित के साथ चाकूबाज और उसके साथी को भी देख पाते हैं उसकी रक्षा में। मींस कि रमाकांत पंडित ने उसकी मदद जरूर करी होगी, तभी तो वो उसके साथ दे रहे हैं। तो वहीं जो ये कविकार आया होता है ये होता है एक प्यादा किसका, तो भैया शरद शुक्ला का। और इसके जरिए वो रौफ लाला को मरवा देता है, क्योंकि गुड्डू पंडित से सारा माल वही खरीद रहा था। वैसे माल तो वो शरद से भी खरीदता था, पर वो गुड्डू पंडित के ज्यादा फेवर में था, और सेम उसे ही कमजोर करने के लिए शरद रौफ लाला को मरवा देता है। तो वहीं जेल से बाहर भैया गुड्डू पंडित होते हैं परेशान। इसे ना मिल रही होती है गोलू, और गोलू इसे चाहिए होती है किसी भी हाल में, और वो भी जिंदा। साथ ही अब तो इसके धंधे की भी लगी पड़ी होती है। एक तरह से देखे तो डबल टेंशन चल रहा होता है उसकी लाइफ में। तो वहीं छोटे त्यागी भैया फुल ऑन मूड में होते हैं बदला लेने की। बदला इस बात का कि उसे छोड़कर उसने गुड्डू को चुना, बदला इस बात का भी कि उसकी वजह से उसका बड़ा भाई मारा गया, और बदला इस बात का भी कि उसकी वजह से दद्दा उससे नफरत करते हैं। बदला लेने की बहुत सारी वजहें होती हैं, जिससे हमें ये तो पता नहीं चलता कि वो उसे यहाँ पर मारा या नहीं, पर जब वो घर जाता है तो उसका हाथ जला हुआ जरूर होता है। साथ ही जिस तरह से सलोनी उसकी केयर करती है उसके लिए वो उसे एक्सेप्ट भी कर लेता है। तो एक हाइपोथेसिस हम ये लगा सकते हैं कि छोटे त्यागी ने फाइनली गोलू को मार दिया, फिर उसकी लाश को जला दिया, और अब वो बड़े त्यागी बनकर रहेगा, जिसके लिए वो सलोनी के साथ इंटीमेट भी होता है यहाँ पर। तो वहीं अगले दिन पुलिस को लाश मिलती है एक लड़की की, एकदम जली हुई, जिसे पहचानना ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होता है। बट जो सामान उस जगह के आसपास से मिलते हैं उससे ये कंफर्म हो जाता है कि वो गोलू ही थी, जिससे गोलू के डैड जो कि एक पुलिस ऑफिसर होते हैं वो अपने आप को शूट करके मार देते हैं, क्योंकि गोलू उनकी इकलौती बेटी थी,
जिससे गोलू के मौत से गुड्डू पूरी तरह से टूट जाता है और अपने परिवार के पास जाता है उनसे प्यार मांगने, अपनापन, सहारा। तो वहीं गोलू को मारने की जिम्मेदारी शरद शुक्ला लेने की बात करते हैं कालीन भैया से, क्योंकि ऐसा करके वो एक तरह से फायदा उठाना चाहते हैं इस अवसर का कि वो किसी से नहीं डरता और ऐसा कर वो अपनी ताकत दिखाना भी चाहता है सभी बाहुबलियों को, जिसके लिए त्रिपाठी उसे तैयारी करने के लिए कहता है, क्योंकि अगर वो ऐसा करेगा तो गुड्डू को उसे मारना पड़ेगा, नहीं तो गुड्डू पंडित उसे मार देगा। जिससे शुक्ला मिलने के लिए जाता है माधुरी से। माधुरी फोन लगाती है गुड्डू को, क्योंकि इन्हें चाहिए होती है वीणा त्रिपाठी और उसका बच्चा जो कि गुड्डू के पास होते हैं। बदले में वो उससे वादा करती है कि वो उसके पापा को कुछ नहीं होने देंगे और ऐसा वो इसलिए करती है क्योंकि उन्हें डर होता है कि गोलू के मरने के बाद कहीं वो उन्हें मार न दे, जिसके लिए गुड्डू पंडित कहता है कि बीना उसके पास नहीं है और रही बात उसके डैड की तो वो तो उसे कुछ होने ही नहीं देगा। जिससे कहानी शिफ्ट होती है अगले दिन में। रमाकांत पंडित को कोर्ट में लाया जाता है फैसला सुनाने के लिए और पुलिस पूरी फील्डिंग जमा कर बैठ जाती है गुड्डू पंडित को मारने के लिए, क्योंकि वो भी कोर्ट में आ रहा होता है। नाउ प्लान कुछ ऐसा होता है कि गुड्डू पंडित अपने डैड को बचाने के लिए जज को मारेगा एंड इन रिटर्न पुलिस उसका एनकाउंटर करके उसे मार देगी। बट यहाँ पर तो कुछ और ही होता है। जैसे ही जज फैसला सुनाने वाले होते हैं वैसे ही रॉबिन अग्रवाल जज को रोक देते हैं, यह कहकर कि उनके पास सारे सबूत हैं कि पुलिस ने गुड्डू पंडित का इल्लीगल एनकाउंटर करने की कोशिश करी थी एंड इन रिटर्न रमाकांत पंडित ने अपने बेटे को बचाने के लिए उन्हें मारा और सेम वही सारे सबूत वो कोर्ट में पेश करने की बात कहकर कोर्ट के फैसले को होल्ड पर रखवा देते हैं। नाउ यहाँ से कहानी थोड़ी सी इंटरेस्टिंग होती है, क्योंकि रॉबिन को उसके ससुर ने कहा था गुड्डू के अगेंस्ट सबूत जुटाने के लिए। उसी सबूत के बेस पर गुड्डू का एनकाउंटर होने वाला था। उसी एनकाउंटर को रोकने के लिए रमाकांत ने पुलिस को मारा और वो जेल में है। इन सिंपल गुड्डू के हिसाब से रॉबिन ही वो इंसान है जिसकी वजह से उसके पापा जेल में हैं और इसलिए वो उसे लड़ने लगता है और लड़ते लड़ते बात पहुंच जाती है गोलू तक, जो कि आखिरी बार रॉबिन से ही मिली थी और ये बात भी रॉबिन उससे छुपाया। ये सोचकर गोलू उसका सर पकड़कर उसकी आंखों में दोनों उंगलियां घुसाकर उसे मार देता है। वैसे वो उसे मारना नहीं चाहता था, पर गुस्सा होता ही ऐसा है। क्षण भर का गुस्सा आदमी को वो करने के लिए मजबूर कर देती है जो कि वो सोच तक नहीं सकता। पर इस मौत की वजह से गुड्डू अपने आप को माफ नहीं कर पाता और खुद को सरेंडर कर देता है एकदम शांतिपूर्वक ढंग से, जिससे बिना मेहनत करे ही माधुरी को उसका परिवार मिल जाता है और शरद शुक्ला के रास्ते का काटा साफ। और इनका प्लान अब यहाँ पर यह होता है कि गुड्डू को जेल के अंदर ही मरवा दिया जाए ताकि उसके बाहर आने की नौबत ही ना आए, जिसके लिए वो गुड्डू को जेल में 8-10 कैदियों से पिटवाते हैं जो कि उसे अधमरा कर छोड़ देते हैं। तो वहीं जेल के बाहर सलोनी पीछा करते हुए जाती है छोटे का। उसे लगता है कि वो कुछ तो ऐसा छुपा रहा है जिसकी वजह से उसके हाथ में वो चोट आए और ऐसा करते हुए वो जाती है स्कूल के अंदर जहां पर गोलू अभी भी जिंदा होती है, मतलब कि वो लाश किसी और की थी ना कि गोलू की। पर अब सलोनी भी उसे देख लेती है, जिसके सामने गोलू उसे छोटे त्यागी कहकर उसकी रियल आइडेंटिटी उसे बता देती है, जो कि डर के जब वहां से भागने लगती है तो छोटे के पास उसे भी किडनैप करने के अलावा कोई और रास्ता नहीं रह जाता। नाउ छोटा त्यागी वहां से निकलकर जाता है अपने घर और उसका वहां से निकलकर भागने का प्लान होता है ताकि उसे उन दोनों से छुटकारा मिले। बट यहाँ पर उसकी माँ उसे रोक लेती है और उसे परेशान देखकर पूछती है कि क्या हुआ, जो कि जब चिल्लाते हुए कहता है कि वो छोटे त्यागी है तो उसकी माँ को ज्यादा शौक नहीं लगता, क्योंकि वो पहले दिन से ही जानती थी कि वो बड़ा नहीं छोटा है। और अब वो उसे समझाती है कि इस घर को एक बेटे की जरूरत है, वो डिसाइड करे कि उसे छोटे बेटे का किरदार प्ले करना है या फिर बड़े बेटे का। तो वहीं इस तरफ गोलू अब तक सारी कहानी सलोनी को सुना चुकी होती है और वो उससे हेल्प मांगती है खुद को छुड़ाने के लिए, क्योंकि अब छोटे त्यागी उन दोनों को ही मार देगा। और ऐसा कह के वो उसके जरिए अपनी हथकड़ियां खुलवाती है और जैसे ही छोटे त्यागी वहां पर आते हैं वो दोनों उस पर टूट पड़ते हैं उसे रोकने के लिए, जो कि खुद को बड़ा त्यागी बताकर सलोनी को अपने पक्ष में करता है। फिर उसके बाद गोलू को मारने की कोशिश करता है, जो कि अपने आप को बचाने के लिए सलोनी को अपना ढाल बनाती है और वहां से भागते हुए वो सलोनी को घायल कर देती है, जिससे छोटे भी उस पर गोली चलाता है और वो गोली जाकर लगती है उसके कंधे पर, जहां से भागते हुए वो रात को पहुंचती है मिर्जापुर अपने गैंग के पास, जो कि उसे सारी कहानी बताते हैं कि अब तक क्या हुआ, जिससे ये गुड्डू पंडित को जेल से बाहर निकालने के लिए मिलती है नेताओं से और बागी नेताओं को वो अपना पूरा प्लान बताती है कि कैसे सीएम को उसके कुर्सी से गिराना है। तो वहीं सीएम माधुरी से मिलती है गुड्डू की बहन डिम्पी और वो उसे एक वीडियो दिखाती है जिसमें शरद शुक्ला एक पर्सन को हायर करता है उसके हस्बैंड को मारने के लिए, मुन्ना को नहीं बल्कि उसके पहले वाले पति को मारने के लिए, जिससे ये भी समझ जाती है कि ये चक्रव्यूह कितना बड़ा है।
पहले उसके पति को मारा गया, फिर मुन्ना उसका पति बना, सीएम की पावर का मिसयूज किया, फिर उसके पापा की मौत, सब कुछ सिर्फ ताकत पाने के लिए। और ये वीडियो दिखा डिम्पी सिर्फ एक चीज कहती है कि क्रिमिनल किसी का रिश्तेदार नहीं होता, क्रिमिनल क्रिमिनल होता है, बस एक निर्दोष को सजा नहीं मिलनी चाहिए। मीन्स कि यहाँ पर वो बात कर रही है अपने पापा की, ना कि उसके भाई गुड्डू की। इसलिए माधुरी शरद को कहकर एक मीटिंग फिक्स करवाती है अकनंत त्रिपाठी यानी कि अपने ससुर के साथ, और इससे वो सब कुछ पूछती है जो कि शरद ने किया या फिर उसने किया। अब इनके बीच में क्या बात होती है ये तो हमें पता नहीं चलता, पर त्रिपाठी कहता है कि शरद उसकी जगह पर गद्दी पर बैठेगा क्योंकि वो उसे वादा कर चुका है। तो वहीं माधुरी कहती है कि अगर उसे उसका परिवार और गुड्डू पंडित चाहिए तो उसे उसकी बात माननी ही पड़ेगी, और ऐसा कह के वो वहां से निकल जाती है। जिससे एक बार फिर से बैठक होती है प्रयागराज में, और इस बारी बैठक में शामिल होते हैं अकनंत त्रिपाठी उर्फ कालीन भैया, जिसके जिंदा होने की वजह से गद्दी की दावेदारी ही खत्म हो जाती है। बट त्रिपाठी फिर भी अपनी जुबान की मान रखता है और कहता है कि मिर्जापुर का किंग तो शरद ही बनेगा, द लास्ट किंग ऑफ मिर्जापुर। और ऐसा कह के वो उसे शूट कर देता है, और फिर एक एक करके सभी बाहुबलियों को भी, जिससे पुलिस भी वहां पर आकर बचे कुचे माफियाज का सफाया कर देती है, जिससे एकमात्र बाहुबली पीछे रह जाता है जो कि होते हैं कालीन भैया, जो कि शरद शुक्ला को गद्दी पर बिठाकर वहां से निकल जाते हैं जेल की तरफ, क्योंकि अभी गुड्डू पंडित को भी तो मारना है। बट जेल में गुड्डू पंडित नहीं होता, उसकी जगह पर कोई और होता है। मीन्स कि विपक्ष के साथ मिलकर गोलू गुड्डू को जेल से बाहर निकालने में कामयाब रही। तो वहीं वादे के अनुसार माधुरी भी बीना त्रिपाठी और उसके बच्चे को सौंप देती है अकनंत त्रिपाठी को, जो कि एक तरह से डरी हुई होती है उसे जिंदा देखकर, और ये सीरीज हो जाती है खत्म। नाउ एंडिंग में हमें एक पोस्ट क्रेडिट सीन दिखाया जाता है जहां पर बीना की हेल्पर मैसेज पहुंचाती है खान साहब को। ये वही इंसान होता है जिसकी मदद से वीना अपने ससुर को मारी थी, तो हो सकता है वो इसकी मदद एक बार फिर से ले कालीन भैया को मारने के लिए, क्योंकि बीना मिर्जापुर की गद्दी पर खुद बैठना चाहती है अपने बच्चे को मिर्जापुर की गद्दी पर बैठाकर। अभी के लिए तो सिर्फ 2 बाहुबली बचे हैं जिसके बेस पर कहानी आगे बढ़ सकती है, एक है त्रिपाठी और दूसरा है पंडित, क्योंकि बाकी सभी बाहुबलियों को तो कालीन भैया मारकर खत्म कर दिए होते हैं जैसे कि माधुरी चाहती थी। और इससे हुआ ये कि उनका जो एजेंडा था भय मुक्त प्रदेश का वो सफल रहा, जिसके बेस पर वो पावर में दिख सकती है नेक्स्ट सीजन में। अभी के लिए इस वीडियो में इतना है। वैसे पूरी सीरीज 10 घंटे की है और इसमें आपको सब कुछ देखने को मिलेगा। अगर देखना है तो अकेले में देखना, वो भी हेडफोन लगाकर। बाय। रुको, वैसे अगर यहाँ तक आए हो तो भाई लाइक और कमेंट कर ही देना यार प्लीज, क्योंकि इस वीडियो को बनाने में ना यार सच में बहुत मेहनत लगी है। 10 घंटे की सीरीज को एक सिंगल वीडियो में समराइज करना बहुत ही मुश्किल होता है। तो अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर देना यार, कर देना प्लीज़।